चाय पे चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आज दो वरिष्ठ पत्रकार विवेक भटनागर और साथ में है विकास बोकड़ी। आप दोनों का स्वागत करता हूं। विवेक जी, आपसे शुरुआत करता हूं। पत्रकारिता जो है भारत में खास तौर पर कोविड के इस आउटब्रेक के बाद बहुत बदली है। पता है कि ये जो इन दिनों पत्रकारिता में बदलाव आए हैं, इसके पीछे कोविड ही एक बहुत बड़ा कारण है या आपको लगता है क्रमशः ऐसा होना ही था? नमस्कार मित्रों, चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आज पत्रकारिता पर चर्चा हो रही है और पोस्ट कोविड पत्रकारिता को अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जर्नलिज्म का या पत्रकारिता का उतार या चढ़ाव किसी भी हद पर किसी एक फेज से जुड़ाव नहीं लेगा, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा साहित्यिक चर्चा का विषय है और इस पूरे विषय में स्टेप बाय स्टेप समय अनुसार परिवर्तन आ रहा है। 2000 के बाद में जो पत्रकारिता में बदलाव आने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गहराई से शुरू होती है और पत्रकारिता बदलने लगती है। वहाँ पर विषय की गहराई के मुकाबले तात्कालिकता का प्रभाव बढ़ता चला गया, जिसने आज की पत्रकारिता का ऐसा स्वरूप खड़ा कर दिया कि वो तात्कालिक होकर के कमजोर पड़ गई है। इस तात्कालिकता के असर में पत्रकारिता में विद्वता घटी है और समय अनुकूल अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजें बदल गई है। यहाँ पर प्राइमरी इम्पैक्ट जिसको कहते हैं वो घट रहा है और फेशियल इम्पैक्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिक प्रभाव है वो नीचे की तरफ जा रहा है और मात्र दिखावटी प्रक्रिया सामने खड़ी है। अब ये एक ट्रांजिशन का समय है, ये एक परावर्तन का समय है और इसमें आप लोग बदलाव देखेंगे, परावर्तित होगी, समय लेगा, इसको समय देना चाहिए। पत्रकारिता की गिरती हुई चीज़ों को समय देना चाहिए। अपने आप अपनी साख भी खड़ी करेगी और व्यवस्थित भी होगी, लेकिन कुछ समय लेगी क्योंकि बदलाव का समय है। विकास जी, ये बताएं कि किसी ज़माने में खबर नवीस जो है या पत्रकार जो है उसी की जिम्मेदारी होती थी कि वो खबर को दे या ले, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से ये शक्ति, चाहे उसे अच्छा माने या बुरा माने, एक आम व्यक्ति के हाथ में भी आ गई है। यानी सड़क पे एक छोटी सी दुर्घटना होती है तो वहाँ खड़ा एक राहगीर भी उसका एक फ़ोटो खींचकर और डाल देता है, यानी खबर बन गई, ब्रेकिंग खबर बन गई। तो बताएं कि पत्रकारिता का इस ढंग से ये विस्तार और सोशल मीडिया के ज़रिए विस्तार, ये पत्रकारिता के लिए अच्छा है या बुरा है? इसके दोनों ही पक्ष हैं और ख़ास तौर पे मैं इसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता के ऐसे बहुत सारे पहलू सामने आ रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद संभव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के आधार पे अगर हम चले और बहुत सारी बातों को पत्रकारिता में समाहित करते चले तो इसके मतलब उजले और दोनों ही पक्ष हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह की खबरें सामने आ रही है जो वंचित वर्ग से है, जिसको अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया है या फिर वो कवर करना चाहता नहीं है। तो वो जो हाशिए की आवाज़ें हैं उनको एक बुलंद होने का अवसर मिला है। लेकिन उसके एक ड्रॉबैक ये है कि अगर हर आम आदमी पत्रकार बन जाएगा तो वो इथॉस, एथिक्स, वैल्यूज़ वगैरह, तो उन सारी बातों को कौन देखेगा? तो वो जो फिल्टर है वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। तो पत्रकारिता को संभालने के लिए उसके सोशल मीडिया को भी एक तरह से रेगुलाइज करने और उसमें कुछ फिल्टर्स लगाने की अभी आवश्यकता महसूस हो रही है। ये रेडियो लेक्सिटी है, प्रोग्राम है चाय पे चर्चा। पत्रकारिता से जुड़े कुछ मुद्दों पर, सामयिक मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच हैं विकास बोकड़ी और साथ में विवेक भटनागर। विवेक जी, सोशल मीडिया की बात हम कर रहे थे, बताएं कि सोशल मीडिया को भी क्या सोशल और उसके बाद मीडिया माना जाए? शायद मीडियम तो ये है और हमारे सामने ही है, दिखता है कि कोई माध्यम है जो कुछ कर रहा है। अब ये सोशल है या नहीं, इसको तो पहले कठिन कसौटी पर कसना होगा। जिसको हम सोशल कहते हैं और जिसका हिंदी में हम लोग रूपांतरण सामाजिक से करते हैं, सही बात नहीं है। हिंदी में सामाजिक जो है वो सामाजिक नहीं होकर के सामुदायिक भाव है, समूह का किया गया कार्यकलाप है। और यूरोप में जो सोशल है वो है पब्लिक में एड्रेस किसको है वो सोशल है। तो दोनों का स्वाभाविक अंतर बहुत बड़ा है। इसलिए हम लोग इसको जो है सामूहिक भाव से ना देख करके इंडिविजुअलिटी के साथ में, एकक के साथ में बहुआयामी प्रक्षेपण के तौर पर देखें। तो ये एक व्यक्ति का विचार बहुआयामी प्रक्षेपण में जाएगा। तो जब हम लोग अगर पत्रकारिता के मॉडल्स के तौर पर भी देखेंगे तो ये अनफिट है, फिट नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का प्रोसीजर होगा ही नहीं। इसमें प्योर प्रोसीजर है कि मैंने जो कहा वो सत्य है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। काटना या मानना, दो ही प्रक्रिया है, तीसरी प्रक्रिया अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही। सोशल मीडिया में
अभी जो विकास जी ने कहा कि फिल्टर की डिमांड है, वो काटना और मानना के बीच में जो फिल्टर है वो सबसे ज़रूरी है। वो फिल्टर उपलब्ध ही नहीं है। बाकी तो सब ठीक है। न्यूज़पेपर का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, विजुअल मीडिया का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ठीक है, वो एस्टेब्लिश हुए हुए कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये खड़ा हो रहा है, अभी समय देना है, अभी इसको तैयार होना है, लोगों को आना है और लोगों को जाना है। हो सकता है हम ना देख पाए, लेकिन आगे तैयार होगा। हम लोगों को आशा अनुरूप सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो पत्रकारिता चूंकि यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है और सोशल मीडिया व्यावसायिक प्रक्रिया में बदल ही नहीं रहा है। जब तक वो बदलेगा नहीं तब तक उसमें एक अमूर्तता नहीं आएगी। वो अमूर्तता की कमी आज भी है, एक्यूरेसी कम है। इसका कारण ही यही है कि वो व्यावसायिक प्रक्रिया नहीं है, वो निजी विचार है। मैं किसी भी वक्त करूं, कुछ भी करूं, क्या फ़र्क पड़ता है? और मैं कर दूं, उसके बाद में समाज भुगतता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? एक आदमी जोर से एक नारा लगा करके चला जाए और उसका पोस्ट इम्पैक्ट क्या होता है। इसकी एक कहानी है मेरे पास में कि मायावती ने आगरा में एक भाषण दिया। भाषण के बाद में पूरे आगरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे ही दिन शशि शेखर जी उस वक्त आगरा के संपादक हुआ करते थे, वो एक स्टेटमेंट के साथ में उसको अखबार में पब्लिश करते हैं और पूरा आगरा जल उठता है, तूफान मच जाता है। ये एक इम्पैक्ट है। ये a typical type of social media impact is available here in India present, कि एक लाइन आती है और नुपुर शर्मा के खिलाफ माहौल बनना शुरू होता है, पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव है। इसके लिए फिल्टर की ज़रूरत है, लोगों को रोकने की ज़रूरत है। कैसे रोकेंगे समय बताएगा, अभी तो उपलब्ध नहीं है। विकास जी, विचारों की स्वतंत्रता, आज़ादी, हम लोकतंत्र है, यानी ये हमारा एक तरह से अधिकार है। इन सब के बावजूद अभी कुछ आंकड़े ऐसे भी आते हैं कि इंटरनेट पर पाबंदी, यानी आप देखिए कहीं कुछ भी होता है तो सरकार इंटरनेट पर पाबंदी लगाए। अब तो ये हो गया है कि आप किसी शहर में एग्जामिनेशन है तो नकल रोकने के लिए उस शहर की इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। बताएं कि ये एक तरह से अघोषित रूप से कहीं आपके विचारों का या वैचारिक स्वतंत्रता का दमन तो नहीं है, और है तो इसे कैसे रोका जाए? खासतौर पे अभी दिक्कत ये है कि जैसा कि विवेक जी कह रहे थे, अभी वो मॉडल जो है वो बन रहा है, अभी उसके निर्माण की प्रक्रिया है। हर आदमी सोचता है कि माई वे इज़ हाईवे, मेरा विचार जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और सब पे राज करता है, और मैं जो कहता हूँ वो सर्वे सर्वा है। ऐसे में क्या होता है कि जब वैचारिक प्रतिद्वंदता होती है तो उसमें कुछ ऐसे रेडिकल विचार होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, और उनके आगे बढ़ने से ये इस तरह की नौबत आती है। कई बार क्या होता है कि इंटरनेट बंद करना पड़ता है और उससे लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, यानी कि एक तरह से जनजीवन ठप हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट के बिना शायद आप जी नहीं सकते। तो ऐसे में दूसरे रास्ते खोजे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि हमारी आने वाले समय में ऐसे रास्ते खोज लिए जाएंगे, और इसको रोकने के लिए खास तरह की साइट्स को प्रतिबंध करने के लिए, खास तरह के समाचारों को रोकने के लिए एक अलग तरह का मैकेनिज्म और मैनेजमेंट हमको तय करना ही होगा। आप इस वक्त रेडियो लेक सिटी के साथ हैं। हम चर्चा कर रहे हैं पत्रकारिता और इसके आधुनिक स्वरूप और इसके सामने जो चुनौतियां उनके बारे में। हमारे साथ हैं विकास बुकड़ी और साथ में विवेक भटनागर। विवेक जी, राजनीति या राजनीतिक ताकत, इसके लिए भी लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, और ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं कि सोशल मीडिया का राजनीतिक दलों ने बहुत अच्छा या बुरा जैसा भी इस्तेमाल किया है। तो क्या ये सोशल मीडिया अब नई तरह के राजनीतिक प्रचार का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम क्या बन चुका है, और बन चुका है तो इसके लोकतंत्र को क्या लाभ हैं या नुकसान है? इसके लिए ये माना जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क तैयार करना, मस्तिष्क तैयार करने के लिए जो प्रक्रियाएं काम में पूर्व में ली जाती रही है, वो अधिकतम समय पर और अधिकतम तरीकों से धार्मिक, दीनी, मजहबी और रिलीजियस सिस्टम से खड़ी की गई थी, जहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता था, लोगों को तैयार किया जाता था। दूसरी प्रक्रिया, हम लोग मध्यकालीन भारत में जाएंगे या मध्यकालीन विश्व में जाएंगे तो दूसरी प्रक्रिया है नशा। नशे से दिमाग को तैयार किया जाता था किसी काम को करने के लिए। आज जो प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में, वर्तमान में शायद सर्वाधिक अवेकन्ड वर्ल्ड, सर्वाधिक प्रदीप्त मस्तिष्क विश्व में जी रहे हैं, जहाँ पर रिसोर्सेस, संसाधनों की अनंत और अपरिमित सुविधा है,
जानकारियों का अनंत जाल हमारे सामने खड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीति को नियंत्रित करने का कोई तरीका अगर दुनिया में किसी को नजर आया तो ये 2008 के करीब शुरू होता है, जब जर्मनी में चांसलर के चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू होती है। और जर्मन चांसलर जो है, उस वक्त तक प्रॉपर सोशल मीडिया का आगाज नहीं हुआ था, लेकिन वो इंटरनेट के माध्यम से कई सारी चीज़ें करती है और पब्लिक एड्रेस में लाती है बहुत सारी चीज़ें, और राजनीति शुरू होती है। वो राजनीति 2013-14 आते भारत में आती है। भारत में भाजपा पहली ऐसी पार्टी बनती है जो आईटी सेल का निर्माण करती है अपनी, और वहाँ से जो प्रोपोगेशन का हमने दायरा देखा वो हमें असीमित सा लगा। जर्मन एक छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या करीब 17-18 करोड़ है। भारत उससे करीब 7 से 8 गुना ज़्यादा जनसंख्या रखता है, और उसका जो प्रभावात्मक स्वरूप हमको देखने को मिला 2014 के चुनाव में, उसने लोगों को अलार्म कर दिया, जगा दिया। उसके बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव आते हैं और उसमें भी वही चीज़ें काम में ली जाती है। डोनाल्ड ट्रंप उसी प्रोसेस को करते हैं जो मोदी ने अपनाया। इंडिया फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, वो वर्ड्स आते हैं, सामने आते हैं। तो इम्पैक्टिव मॉडर्न सोशलिज्म जो है, सोशल मीडिया है, सोशलिज्म फंक्शन ऑन मीडिया जो है, वो भारत की देन है, दुनिया को भारत की देन है, जो 2014 के चुनाव में हमको देखने को मिली, 2019 में देखने को मिली, फिर पेगासस जैसे मामलों में देखने को मिली, फिर हमको पनामा लीक पेपर्स में देखने को मिली। ये पॉलिटिकल एवेंजा बन करके खड़ी हो रही है, अ साइडलाइन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम खड़ी हो रही है। हम लोगों को इसमें चुनाव करने की क्षमता पैदा करनी होगी, आम आदमी को चुनाव करने की क्षमता पैदा करनी होगी, क्योंकि पत्रकार तो समझता है, पत्रकार तो स्टडी इसी की करता है, अध्ययन इसी पे कर रहा है। आम आदमी का अध्ययन इस क्षेत्र में नहीं है कि क्या एनालिसिस होता है, विश्लेषणात्मकता क्या है। आम आदमी 4 शब्दों के प्रभाव में कुछ भी करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि विज्ञापन। एक लड़की स्टेज पर खड़ा होकर के कहती है आई लव इंडिया बिकॉज आई एम इंडियन, और उसको मिलता है कि विश्व सुंदरी बना दिया जाता है। इट इज़ अ बिजनेस टू सेल द स्किन एंड द ब्रेन। मार्केट है, ये बाजार है। इस बाजार को कैसे आप टैप और अनटैप करते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप कैसे टैप और अनटैप करेंगे। आपको टैप भी करना होगा और अनटैप भी करना होगा, ये सीखना होगा। इस सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं हम लोग, और हमको गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो ऐसे ही बदलने वाली है, हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे, तकनीक आगे बढ़ेगी। और राजनीति को भी ऐसे ही समझना होगा जैसे कि हम लोगों ने समझा। जो भी राजनीति हमको प्रोपोगेशन से दिखाई देती है, उसमें से किसको लेना है और किसका चयन करना है, ये हमारा जिम्मा है। वो तो अपना प्रोपोगेशन करेंगे, उनका राइट है, नेचुरल राइट है। उसको 14 और 16 दोनों ही अधिकार देते हैं। मूल अधिकार की संख्या 14 और संख्या 16 दोनों ही उसको प्राथमिक अधिकार देते कि करे, और 21 उसको कहता है कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं उसके लिए। इस स्वतंत्रता को हम रोक नहीं सकते, न तो राजनीतिज्ञ को रोक सकते, न आम जनता को रोक सकते। इसके बीच का रास्ता ये है कि आप ट्रेन करिए, नेशन को ट्रेन करिए। इसके लिए देश को तैयार करना पड़ेगा कि ऐसा किया जाए तो देश सही रास्ते पर चला जाएगा। आप दुनिया को डिक्टेशन देने की कंडीशन में आ जाएंगे, दे पाएंगे, 100% देंगे, लेकिन आपको ट्रेन होना पड़ेगा उसके लिए। सोशल मीडिया पे थोड़ी सी बात और करते हैं। क्या ये माने कि अब एक तरह से राजनीति भी एक तरह से व्यवसाय हो चुका है, यानी आपका एक पार्टी का एक उत्पाद है और उसे वो बेचना चाहते हैं, दूसरी पार्टी दूसरा उत्पाद बेच रही है, और आप वोटर जो है उसका एक तरह से कंज्यूमर है, ख़रीदार है, जिसका विज्ञापन, जिसका प्रचार प्रसार ज़्यादा, उसका उत्पाद ज़्यादा बिक रहा है। क्या ये मान लिया जाए? इसके दोनों ही पहलू है। राजनीति व्यापार अगर नकारात्मक पहलू देखें तो पहले भी था, 60 के दशक में भी था, 70 में भी था, अब भी है। एक ब्रेन मैपिंग जो चल रही है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा कि विवेक जी ने भी कहा, तो राजनीति भी उसी टूल का इस्तेमाल कर रही है। पहले जो है जब रेडियो था तब उसका इस्तेमाल हुआ करता था, उसके बाद जब टीवी आया उसका हुआ, और अब सोशल मीडिया के घोड़े पे सवार होकर राजनीति चल रही है। राजनीति उसी दिशा में चलेगी जिस दिशा में जनता उसे चलाना चाहेगी। जनता के पास, जैसा कि विवेक जी ने भी कहा, कि मौलिक विचारों की कमी है, विचारों की दिशा की कमी है, और नए उर्वरा विचार हैं जो राजनीति से ऐसे काम करवाए जो कि जनता के हित में है। तो ये सब करने के लिए अभी एक थोड़ी सी मतलब उहापोह की स्थिति चल रही है।
राजनीति बेशक अभी इस समय इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिटरेसी की रेट कम है, लोगों की समझ का स्तर अभी थोड़ा सा कम है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ ही जब लोगों को समझ में आएगा और अच्छे बुरे का वो फैसला करना खुद शुरू कर देंगे, तब राजनीति भी उसी दिशा में चल पड़ेगी, मेरा ये मानना है। विवेक जी, थोड़ी सी बात करते हैं कुछ और मुद्दों की। पत्रकारिता, ये यूँ मान के चलिए, पत्रकारिता का जो भी विकास है या यूँ कहें कि उसका इतिहास है, जिसे हम पहले छपे हुए, उससे पहले हाथ से लिखे अखबार से कहें, तो वो दो तरीके से रहा। एक तो ये कि जो सिस्टम है, यानी अंग्रेज़ जब हमारे यहाँ शासन करते थे तो अंग्रेज़ों ने भी अखबार निकाले अपनी बात कहने के लिए, हमारे दमन के लिए, और उनके खिलाफ गांधी जी या दूसरे लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, यानी सिस्टम के खिलाफ भी अखबार निकाले, अपनी बात कही। ये प्रक्रिया आज़ादी के बाद भी हमारे देश में चलती रही। आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हो गए तो भी हमारे यहाँ जो भी पत्रकारिता के माध्यम थे, या जो भी अखबार थे, या जो भी संचार माध्यम थे, उनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग सरकार की बात कहता रहा और एक सीमित वर्ग ही सही या जो भी है वो सरकार के खिलाफ कहता रहा, यानी गवर्नमेंट के पास पक्ष में या विरोध में। और ये बहस अब इन दिनों और ज़्यादा बड़ी हो गई है, जब ये माना जाता है कि बहुत सारे संचार माध्यम, पत्रकारिता के माध्यम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या अखबार हो या प्रिंटेड हो या सोशल मीडिया हो, इनमें से बहुत बड़ा वर्ग जो है वो सरकार के साथ खड़ा है और बहुत सीमित वर्ग है जो सरकार के खिलाफ बोलता है। फिर यहाँ पर एक तर्क ये भी आता है कि सरकार के खिलाफ होना ठीक है। लोकतंत्र में सरकार या व्यवस्था के खिलाफ कोई बात अगर आपको जेन्युइन लगती है तो अवश्य कही जानी चाहिए, ये लोकतंत्र की एक तरह से बेसिक ज़रूरत है। लेकिन ये कि कुछ ये माना जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की हर बात के खिलाफ ही बोलेंगे, यानी संस्थान या सरकार जो कुछ कर रहा है उसके हम खिलाफ लिखेंगे, और कुछ ऐसे हैं वो कुछ भी बुरा करें उसके लिए। ये जो भेद था प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट मीडिया का, ये गैप आपको लगता है कि कुछ बीते दिनों कम हुआ है? इसके लिए हम बहुत पीछे चले जाते हैं, 1778 से 88 के बीच चले जाते हैं, जहाँ पर भारत में पत्रकारिता, जो आधुनिक पत्रकारिता है, उसका उदय हो रहा है। वहाँ पर एक आदमी, अंग्रेज ऑफिसर आता है और वो कहता है कि मेरा जो है गवर्नर जनरल से झगड़ा है और मैं जो है गवर्नर जनरल के खिलाफ बोलूँगा। तो बंगाल गजट निकाल के आता है, हिक्कीज़ गजट भी कहते हैं। तो जब हिक्की लिखता है तो हिक्की ने क्या किया? हिक्की ने कोई पत्रकारिता थोड़ी करी, हिक्की ने पीठ पत्रकारिता करी, एक पक्ष के खिलाफ और एक पक्ष के समर्थन में लिखा। उसने कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं करी जो कि वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ना हो, सब कुछ वही कर रहा था वो। भारत में पत्रकारिता का उदय ही इसी सब्जेक्ट से हुआ है। अगर हम आज सोचते हैं कि हम पत्रकार, अरे भाई हमारा प्राइमरी थॉट ही उसी प्रोसेस से आता है, हम लोग उसको डिफेंड करने में या तो किसी को डिफेंड करते हैं या किसी को अटैक करते हैं। पत्रकारिता का ये जो स्वभाव है ये आज भी जिंदा है, सरकार के पक्ष और विपक्ष में है। तो ये खाई तो बड़ी ही है, घटती नहीं है। जो विपक्ष में खड़ा है वो विपक्ष में ही खड़ा है। फिर हम लोग पॉलिटिकली माउथपीस लेकर के न्यूज़पेपर के तौर पर खड़े हैं। जितने भी पॉलिटिकल माउथपीस है वो तो पक्ष और विपक्ष में बोलेंगे, और उसमें से कुछ पॉलिटिकल माउथपीस ऐसे हैं, कुछ तो पार्टी के इंटरनल्स होते हैं, लेकिन कुछ पब्लिक सेल में भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा माउथपीस जो है कम्युनिस्ट पार्टी का है, जो पब्लिक सेल में है, बिकता है, और उसको एंटी कम्युनिस्ट भी खरीद करके पढ़ते हैं। जब आप लोग एक पार्टी का माउथपीस बन करके लिखते हैं, तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ब्लास्ट किया 98 वाला केस, पोखरण, तो खबर थी कि भारत ने टेस्ट एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब आप इसको देखिए, आनंद बाजार पत्रिका में क्या छपता है? बुद्ध मुस्कुराए। आनंद बाजार पत्रिका में छपता है कि ज्योति बसु स्टेटेड कि वी आर लेगिंग फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस। हेडलाइन वहाँ था, इंडिया डन न्यूक्लियर टेस्ट। हेडलाइन इज दैट कि वी आर लेगिंग फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड देन सबहेड इज दैट वी आर लेगिंग फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस। जब लिखने का तौर तरीका ये हो तो आप आशा करते हैं कि खाई नहीं है, खाई तो है और वो बनी ही रहेगी। और सारे अखबार, हर अखबार का मालिक जो है एक इंसान है, उसका एक इंक्लिनेशन है, उस इंक्लिनेशन को वो दिखाएगा ही, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। हाँ, उसके आर्थिक हितों की बात करें तो 1920 में बेनेट एंड कॉलमैन ने जब से अपने आप को कमर्शियलाइज किया, कॉर्पोरेटाइज किया, और वहाँ से न्यूज़पेपर कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, वहीं से अखबार में मिशन का प्रक्रिया रुक गया।
पूरी प्रक्रिया रुक गई। आप मिशन को मान ही नहीं सकते। 1956 के बाद में तो मिशन दिखता ही नहीं है कहीं पर अखबार में, आपका मिशन खत्म। और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ उदाहरण है, बहुत आइसोलेटेड सिस्टम में बहुत कुछ दिख सकता है, जनरल सिस्टम में नहीं दिखता है। आप आइसोलेशन में, यहाँ तक कि जब आज़ादी की जंग चल रही है तब भी आप आइसोलेटेड सिस्टम में ही आज़ादी की जंग के अखबार देखेंगे। संग्राम के अखबार आइसोलेटेड है, वो जितने लोगों में बट रहे हैं उतने में ही बट रहे हैं, लेकिन सेल आउट न्यूज़पेपर मेन स्ट्रीम में है ही नहीं, वो बिकता नहीं है, आप बेच नहीं सकते। तो मिशन हमेशा आइसोलेटेड होता है और मेन स्ट्रीम जो होता है वो जर्नलाइज होता है। जब जर्नलाइज होता है और वी आर जर्नलिस्ट, वी आर स्पीकिंग फॉर द मेन स्ट्रीम, देन वी कांट से दैट इट इज़ अ मिशन। ये मिशन की अवधारणा को हमको बाहर करना चाहिए। अब इसके लिए क्या थ्योरी है? इसके लिए थ्योरी 2 पार्ट है पूरी दुनिया में, एक है सोशलिस्टिक सिस्टम और एक है कम्युनिस्टिक सिस्टम। आप कैपिटलिज्म को तो भूल ही जाइए, क्योंकि कैपिटलिज्म इज नॉट अ सिस्टम। सोशलिज्म इज अ पब्लिक ओरिएंटेड कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म इज अ स्टेट ओरिएंटेड कैपिटलिज्म। बहुत ढंग से हमको समझना चाहिए। मार्क्स को दुनिया में इसलिए खड़ा किया गया ताकि फ्रांस के सोशलिस्ट इकोनॉमी को ख़त्म किया जा सके, और उसको खड़ा करने वाला रॉथशाइल्ड ही था, जो आज के इकोनॉमिक सिस्टम का सबसे बड़ा मास्टर है, जिसको हम कैपिटलिस्टिक सिस्टम कहते हैं। तो राजनीति को खड़ा करना और सोशल मीडिया में अखबार की ताकत को दिखाना, उसके पीछे बेटा रॉथशाइल्ड के पास है सिस्टम, तो ना हमारे पास तो नहीं है। हम पत्रकार हैं, हमारा ब्रेन वो यूज़ करता है अपने हित और अपने लाभ के लिए। जब जर्नलिज्म अपने हित और अपने लाभ के लिए उपयोग होता है तो मिशन से बाहर होता है। इसीलिए ये गैप हमेशा था, बना है और बना रहेगा, इसको कोई कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्यावसायिक प्रक्रिया है। विकास जी, इसी व्यावसायिक प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी और बात करें जी। तो ये मान के चलें कि जो अखबार या किसी मीडिया का मालिक है, उसका जो राजनीतिक रुझान है, वो रुझान ही वो परोसकर जनमानस को प्रभावित कर पाएगा। देखिए, वो जनमानस को एक हद तक ही प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि अभी वैरायटी इतनी आ गई है कि सोशल मीडिया भी आपके साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब जैसे अभी बात कर रहे थे कि छोटे छोटे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर कभी कभी लोग अपने शब्दों के अग्निपथ पे चल पड़ते हैं, यानी कि वहाँ से कुछ आवाज़ें बुलंद होती है, और हो सकता है कि वो ज़्यादा वाइब्रेट और ज़्यादा बड़ी आवाज़ें बन के उभर जाएँ। तो ऐसे में मैनिपुलेशन का चांस जो है वो कम हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है। तो इससे क्या होगा कि जर्नलिज्म का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। राजनेता और अखबार मालिक या फिर जो भी मीडिया के मालिक हैं, वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने किसी एजेंडा को, अपने किसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसमें बैरियर्स बन रहे हैं सोशल मीडिया के कुछ ऐसे लोग जो जैसे आमतौर पे आज़ाद ख्याल आवाज़ें कहते हैं। तो वो आवाज़ें गूंजती है, कई बार सुनी जाती है, कई बार अनसुनी रहती है, और कई बार उनकी गूंज जो है बरसों बाद भी सुनाई देती है। तो ऐसे में मेरा जो मानना है कि एक मशाल सी चल रही है, एक मशाल जो आज मेरे हाथ में है, हो सकता है कल किसी और के हाथ में हो। तो जर्नलिज्म को जब हम समग्र रूप में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुछ हिस्सा अखबार वाला तय कर रहा है, कुछ दूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तय कर रहा है, कुछ दूरी टीवी पर तय हो रही है, और अगर उसका एक ओवरऑल सिनेरियो बनाया जाए तब जाके वो खबर का एक चक्र पूरा हो रहा है। तो वो शायद जनता के हित में भी है और सबके लिए अच्छा भी है। मित्रों, ये रेडियो लेक सिटी है और चाय पे चर्चा कर रहे हैं हम पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर। हमारे बीच हैं पत्रकार विकास बोकड़िया, साथ में विवेक भटनागर। विवेक जी, थोड़ी सी माध्यमों की बात करें। किसी ज़माने में किसी पन्ने पर आदमी हाथ से लिखा हुआ अखबार छापता था, या यूँ कहें कि किस ज़माने में आदि मानव भी दीवार पर कुछ लिख दिया करता था, ये भी एक मीडिया होता था। लेकिन इस मीडिया में परिवर्तन कोविड-19 के बाद यकायक जो हमने सोचा था कि ये बात 10 साल बाद हो सकती है या 20 साल बाद हो सकती है, वो शायद थोड़ी पहले हो गई कि छपा हुआ अखबार, छपी हुई चीज़ जो आपके हाथ में आती थी, उसने बहुत जल्द ही एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप अख्तियार कर लिया। यानी अब आपके पास घर में अखबार, काफ़ी समय तक तो अखबार आ भी नहीं रहा था, तो आदमी जो है वो किसी अपने मोबाइल या लैपटॉप या उसके माध्यम से खबरें पढ़ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ रहा है या उसकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ रहा है। ये माध्यमों में जो बदलाव हुआ, ये बदलाव
क्या अब स्थायी है, इसमें कुछ और बदलाव देखते हैं, या आपको लगता है कि ये बदलाव भी पत्रकारिता के हित में है या उससे इसका अहित हुआ है? पत्रकारिता का अहित तो कहीं पर भी नहीं हुआ, पत्रकार का अहित जरूर हुआ है इसमें। पत्रकारिता का अहित तो मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि समाचार पत्रों के छपने की प्रक्रिया या टीवी पर चैनल पर आने की प्रक्रिया जो है वो व्यावसायिक प्रक्रिया है। उस व्यावसायिक प्रक्रिया में पत्रकार की उपस्थिति आवश्यक थी। सोशल मीडिया ने जो डिजिटल माध्यम प्रस्तुत किया है वहाँ पर पत्रकार की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इस चीज़ को व्यावसायिक संस्थानों ने समझा और आज उसका उपयोग कर रहे हैं। जहाँ तक पत्रकारिता का विषय है, पत्रकारिता कमज़ोर नहीं हो रही है। पत्रकारिता में अभी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जब हम पढ़ते हैं तो नॉइस। अभी नॉइस का पेनिट्रेशन हाइपर लेवल पर है। मतलब पत्रकारिता में व्यवस्थित समाचार को प्रस्तुत करना है, व्यवस्थित जानकारी देने की प्रक्रिया टूटी हुई है। उसमें अलग अलग चीज़ें इधर उधर से आ रही है और एक जिगजैग मॉडल, एक साइनोसॉइडल कर्व खड़ा कर रही है। मतलब ऊंचा नीचा आड़ा टेढ़ा सिस्टम खड़ा हो रहा है। इसको जो है डीसी में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट करंट में बदलने का जो प्रक्रिया है वो ज़रूरत है, वो उसको फिल्टर कहते हैं। अगर हम फिजिक्स में अगर पढ़ें तो रिपलिंग को ख़त्म करना है हमको। एक टर्म होती है रिपल फिजिक्स में, जिसका मतलब होता है कि एक बार टॉप पर 1 पर और दूसरी बार 0 पर जो सिस्टम आता है उसको बैलेंस करके सेंटर में लाना। तरंग को नियंत्रित करने की प्रक्रिया कि तरंग सीधी हो जाए। उस तरंग को सीधी कैसे करना है वो एक समस्या अभी पत्रकारिता में है, जो कि नए मॉडर्न सिस्टम से आई है, जो हमने पूरे कोरोना काल में देखा है। कुछ फेक न्यूज़, कुछ ट्रुथ न्यूज़, कुछ न्यूज़ में फेक, कुछ फेक में न्यूज़, सब कुछ खड़ा हुआ। अब उसके लिए जो नया माध्यम है वो क्या कहना चाह रहा है उसको देखें हम। तो नया माध्यम कह रहा है कि मेक मी करेक्ट, मुझे सही करिए। ये रास्ता कहाँ से आएगा? तो ये रास्ता यहाँ से आएगा कि जो लोग मीडिया ओरिएंटेशन का काम करते हैं, जो लोग मीडिया आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर से दो, वन इज ओरिएंटेशन एंड वन इज सर्विस प्रोवाइडर, दो हिस्से हैं बराबर। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इसके लिए तैयारी करे कि कैसे उसके सिस्टम पर फिल्टर होगा और सही और नॉन पार्शियल फिल्टर होगा। अभी पार्शियल फिल्टर है। मैं चाहूँ, देखिए दुनिया में सबसे बड़ी बात है पत्रकार होने के लिए अगर मूलभूत योग्यता है तो उसकी योग्यता है कि वो राज्य के विरुद्ध बोले। उसकी प्राथमिक योग्यता है राज्य के विरुद्ध बोले, शासन के विरुद्ध बोले। ये अनिवार्य कैसे हुआ विवेक जी? इसलिए अनिवार्य हो गया क्योंकि जर्नलिज्म का प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो तैयार किया गया वो एंटी स्टेट ही खड़ा होकर के तैयार हुआ, जो कि आज़ादी के संघर्ष तक तो बात समझ आज़ादी की हमारी सरकार, भारत को छोड़ दें, आप ही सरकार हैं तो मैं आपके खिलाफ ही बोलूं, ये पत्रकारिता का अनिवार्य स्वरूप इसको भारत से छोड़ दें। पत्रकारिता की जो ये इट इज ए गैलेक्सी ऑफ गुटेनबर्ग। दुनिया में किसी व्यवसाय को गैलेक्सी नहीं कहा गया, पत्रकारिता को गैलेक्सी कहा गया। इट इज ए गैलेक्सी ऑफ गुटेनबर्ग। और पत्रकारिता का मूल स्वभाव जो खड़ा होता है वो फ्रांस की राज्य क्रांति से खड़ा होता है। ऑन द बैरिकेड्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर वाज ऑन द बैरिकेड्स। Paris on the barricades, public on the barricades, La Dipone on the barricades. That's the first statement, पहला नारा है दुनिया का। इसको छापा गया, पब्लिश हुआ, कहाँ से हुआ, क्या था? यही तो वो चीज़ है जिसने राज्य के खिलाफ आपको खड़ा किया। जनता की आवाज़ बने आप। जनता की आवाज़ हमेशा दमनात्मक प्रवृत्तियों के खिलाफ होगी। राज्य जनता लोक कल्याण के लिए होता है, ये सत्य है। इसकी सत्यता को हमको मानना चाहिए। राजा को जब भारत में शपथ दिलाई जाती थी, राजा का कोरोनेशन होता है तो दंड छत्र का विधान है। दंड जो है वह नियमावली और छत्र जो है वो संरक्षण है। इसका मतलब ये है पूरी दुनिया में शासन का यही मतलब है, लेकिन इस मतलब का क्या उपयोग होता है हम सब ने देखा है। इसीलिए जो उसके खिलाफ बोलेगा जनता उसकी पीछे खड़ी होगी जब वो शोषण के खिलाफ होगा। वाल्मीकि ने रामायण में राज्य के कर विधान को लिखा कि राम का कर विधान कैसा है, तो कहता है कि राजा का कर विधान ऐसा होता है कि सूर्य पानी समुद्र से जितना पानी लेता है समुद्र को पता भी नहीं चलता और वापस जनता में बांट देता है, तो जनता को समझ में नहीं आता कि कहाँ से आया। यही कर का विधान है। लेकिन हमको आज सबको वो कर दिखता है, वो पानी की तरह से नहीं उठ रहा है, तो जनता का विरोध होता है।
उस जन विरोध की प्रक्रिया को कमर्शियल ढंग से कैसे बनाया जाए, वो पत्रकारिता ने हमको सिखाया। इसलिए अखबार स्वाभाविक तौर पर राज्य विरोधी रहे, वो अपनी पहले दिन से ही थे, स्वाभाविक प्रक्रिया में हुए। और इस स्वाभाविक प्रक्रिया को हम लोगों ने बाद में कि देखिए कम्युनिस्ट थॉट है। बेसिकली इट इज़ नॉट अ कम्युनिस्ट थॉट। कम्युनिज्म के पास में पत्रकारिता का कोई फीचर ही नहीं था। लेकिन जब मॉडल डेवलप हुए, जब पत्रकारिता के मॉडल डेवलप हुए, तो उन्होंने हमको सिखाया कि क्या करना है। तो वो भी एंटी स्टेट मॉडल ही खड़े हुए। सारे मॉडल ही वही है। जब हम पत्रकारिता पढ़ते तो मॉडल ही वही। आपको कहा जाता है, एक वर्ड यूज़ करते हैं कि जब कुत्ता काटता है तो खबर नहीं है, लेकिन कुत्ते को इंसान काट ले तो खबर है। क्या है ये? विरोधी विभव है ना, नैसर्गिक प्रक्रिया के खिलाफ है। हम नैसर्गिक प्रक्रिया के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। हम लोगों को पत्रकारिता के स्वभाव के नैसर्गिक स्वरूप को समझना चाहिए कि वो एंटी है, किसी भी चीज़ के विपक्ष में खड़ा मिलता है। और जब वो विपक्ष में खड़ा है तो वो विरोध की तो बात करेगा, पक्ष की बात तो करेगा नहीं। और इसी ने पत्रकारिता के स्वभाव को आज दुनिया के सामने रख दिया। अब जो है, हम लोग कहते हैं, कोई अखबार कहता है कि पॉजिटिव संडे, कोई कहता है नो नेगेटिव न्यूज़, कोई कहता है एड्रेस टू पब्लिक, कोई कहता है माई ओपिनियन फॉर पॉजिटिवनेस। ये जितने भी चीज़ें सामने आ रही है वो नए ज़माने की पत्रकारिता है, वो पुरानी पत्रकारिता नहीं है। और उस नए ज़माने की पत्रकारिता में आपको सेंस ऑफ पॉजिटिविटी ढूंढना पड़ रहा है। होना चाहिए था, ढूंढना नहीं चाहिए था, लेकिन पड़ रहा है, मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपका एड्रेस पिछले 200 सालों का ऐसा है। ये भारत की बात नहीं, ये पूरी दुनिया की बात है, हर आदमी की बात है। इसलिए ये सब चीज़ें हमारे सामने खड़ी है। करेक्शन का प्रोसेस है, होगा। विकास जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं कि पत्रकारिता स्टेट के खिलाफ ही होनी चाहिए? क्योंकि अभी जैसे बातचीत में विवेक जी ने भी जिक्र किया कि अब पत्रकारिता के बहुत सारे ऐसे मॉडल आ गए हैं जिसमें हम पॉजिटिविटी की बात करें, यानी कोई शासन व्यवस्था है तो शासन व्यवस्था की बुराई करने के बजाय उसे सकारात्मक सुझाव भी दिया जा सकता है, यानी ये भी पत्रकारिता हो सकती है। और ये बहुत सारी संस्थाएं अब कर भी रही। तो क्या पत्रकारिता का अर्थ अब विशुद्ध रूप से सरकार, संस्थान या व्यवस्था का विरोध ही रह गया है, या ये नहीं भी हो तो चलेगा? नहीं, इसको हमें थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। विरोध का स्वरूप क्या है, कैसा है? जैसे कि विवेक जी ने भी बताया कि विरोध पैदा क्यों हो रहा है। विरोध जो है वो इसलिए पैदा हो रहा है कि एक बहुत बड़ा गैप है। जनता क्या चाहती है, नेता क्या कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, तो उसके बीच का गैप कौन भरेगा? उनकी आकांक्षाओं को, जन आकांक्षाओं को कौन उभारेगा? उनकी आवाज़ को बुलंद कौन करेगा? तो जब पत्रकारिता उनकी आवाज़ को बुलंद करती है, तब उस पर आरोप लगता है कि देखिए ये तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, देखिए ये तो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो आलोचना में भी एक समालोचना का भाव छिपा होता है, उसको पढ़ने की बिटवीन द लाइंस काफ़ी आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है कि कुछ लोग कहते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ हो या फिर नेगेटिव न्यूज़ हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। न्यूज़ अपने आप में सिर्फ न्यूज़ होती है। हम विचार नहीं रख रहे, हम जैसा है उसको वैसा ही अपने शब्दों में सशक्त माध्यम से उसको बता रहे हैं कि ये कुछ चल रहा है। अब उसका इंटरप्रिटेशन हर व्यक्ति अपनी बुद्धि क्षमता स्तर के अनुसार वो कर सकता है। तो ऐसे में अल्टीमेट आरोप जो है हमेशा पत्रकारिता पर ही आना है, पहले भी आया है, अब भी आएगा। और उसके लिए पत्रकारों की जमात को हमेशा तैयार रहना चाहिए, ड्रॉबैक्स के लिए तैयार रहना चाहिए और खुद को मजबूत रखना चाहिए। दूसरा काम है पत्रकारों का कि पब्लिक को इसके लिए वो थोड़ा सा एजुकेट करें कि वो खुद भी अपना एक मानस बनाए। और जब जनता जागरूक होगी, तब इस तरह का भेद जो आप बता रहे हैं कि पत्रकार एंटी एस्टेब्लिशमेंट में है, वो दूर हो जाएगा। तो तब ऐसा लगेगा कि हाँ, पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं अच्छी वाली और सब शुभ वाली चल रही है। विकास बोकड़िया जी और विवेक भटनागर जी, आपका हृदय से आभार।